हेलो स्टूडेंट्स, सभी बच्चों का ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षाओं में स्वागत है। और बच्चों, बड़ा हर्ष का विषय कि हमने पहले पार्ट इकोनॉमिक्स, आपकी 12वीं क्लास की जो इकोनॉमिक्स है उसका पहला पार्ट, जिसका माइक्रो के नाम से जानते हैं, पूरा कर लिया है। और आज से हम बड़े हर्ष के साथ आपको सूचित किया जा रहा है कि आज से हम इकोनॉमिक्स के सेकंड पार्ट, जो कि पहले सेकंड सेमेस्टर होता था, आजकल हमारा इसका पार्ट सेमेस्टर खत्म होने की वजह से ये इसका पार्ट सेकंड है और इसका पहला पार्ट का अध्ययन करने जा रहे हैं और जिसका नाम है समष्टिगत अर्थशास्त्र। तो जब नाम से ही पता चलता है कि समष्टिगत अर्थशास्त्र क्या है। तो प्यारे छात्रों, पीछे के पार्ट में हम सिर्फ व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के बारे में बात करते रहे और पहले पार्ट के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि आपकी इकोनॉमिक्स के 1930 के बाद 2 पार्ट हो गए हैं। शायद आपको याद हो, मैंने पहला चैप्टर कहता बताया था कि 1933 में नॉर्वे के एक अर्थशास्त्री थे रेगनर फ्रिस। 1933 नॉर्वे के रहने वाले थे, रेगनर फ्रिस नाम का अर्थशास्त्री था। इस अर्थशास्त्री ने समष्टिगत अर्थशास्त्र का नाम दिया, समष्टिगत शास्त्र बनाया। उससे पहले हम 1930 से पहले हम सिर्फ समष्टिगत अर्थशास्त्र के बारे में ही पढ़ते थे और ये एक ऐसी अर्थ जगत में एक विशेष घटना थी। एक विशेष अर्थशास्त्री आए जिन्होंने अर्थशास्त्र को अपना महान योगदान दिया और समष्टिगत अर्थशास्त्र को अलग से बनाया। तो जो रेगनर फ्रिस से तो स्टूडेंट, या 3 प्रश्न आपके छोटे ऑप्शन टाइप प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न ये हो जाता है कि समष्टिगत अर्थशास्त्र कब बनाया गया, किसने बनाया, कहाँ के रहने वाले थे। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से आपके 3-4 प्रश्न एक ही लाइन में कवर होते हैं। इसके बाद छात्रों, सबसे पहले हम समष्टिगत अर्थशास्त्र को जानने से पहले दोनों में अंतर जानना जरूरी समझेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत अर्थशास्त्र हम अब तक कर चुके हैं। व्यक्तिगत शास्त्र तो अर्ध इकाई पर, प्रति इकाई के हिसाब से होता है। प्रति इकाई, प्रति व्यक्तिगत सत्र पर आर्थिक समस्याओं का समाधान होता है। आर्थिक समस्याएं होती हैं अनेक प्रकार की और उनका समाधान है या जितनी भी क्रियाएं हुए हैं। लेकिन जब समष्टिगत की बात है तो उसमें हम व्यक्तिगत न लेकर के सामूहिक स्तर पर आर्थिक क्रियाओं की समस्या या उनका समाधान कर पाते हैं। देखिए, जो व्यक्तिगत स्तर होते हैं, कोई एक व्यक्ति हो सकता है, एक उपभोक्ता हो सकता है, एक फर्म हो सकती है, कोई एक इकाई होगी। लेकिन जब आपकी समष्टिगत की बात आएगी तो वहां पूरे अर्थशास्त्र की पूरा जो समष्टिगत अर्थशास्त्र है उसका अध्ययन होगा। कुल आय का, कुल मांग का, आय रोजगार का, मुद्रास्फीति का, इस प्रकार की क्रियाओं का जो पूरे देश से, पूरे समष्टिगत से संबंधित है, उनका हम अध्ययन करेंगे। छात्रों, कई बार इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपसे परंपरावादी या क्लासिकल अर्थशास्त्री कौन कौन से हैं। तो आपको नोट करने के लिए हम बता दें कि आप क्लासिकल पूछ लिया जाए आपसे, आप परंपरावादी पूछ लिया जाए, तो आपने नाम बताना है सीमित का, माल्थस का और पीक का। ये 3 नाम आपने बताने कब, जब परंपरावादी या क्लासिकल शास्त्रियों के नाम पूछे जाए। और जब आपसे नव परंपरावादी या क्लासिकल, नॉन क्लासिकल, यहां में नॉन क्लासिकल की पूछे जाए तो आपने बताना है मार्शल और पीकू। तो ये हो गया। तो जैसे कि हमने बताया था कि जो महामंदी का वर्ष था हमारा 1929 और 1930 में रहा। विश्व में जो महामंदी आई थी, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व में महामंदी कब आई। 1929 में आई थी, 1930 तक आपके देश में रही और इसने काफी व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया था। पूरे विश्व में होने के कारण से विश्व महामंदी के नाम से जाना जाता है। तो इसके बाद जब ये 1930 में आई तो व्यष्टिगत अर्थशास्त्र को महत्व दिया जाता था। कब? 1930 से पहले, महामंदी आने से पहले इससे व्यष्टिगत अर्थशास्त्र को पूरा महत्व दिया जाता था। जबकि 1936 में 33 में रेगनर नाविक, ये थे नॉर्वे के अर्थशास्त्री रेगनर फ्रिस, ये लेके आए थे समष्टिगत विचारधारा का एक कॉन्सेप्ट। लेकिन 1936 के बाद केन ने इसको अपनी एक बुक बनी थी, द जर्नल थ्योरी ऑफ
एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी। ये किताब का नाम है, थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन आपने याद कर लेना है क्योंकि केन्स की परिभाषा भी, केन्स की बुक क्या है, पाठ्य बुक आप कई बार पूछ सकते हैं कि 1936 में केन्स ने कौन सी बुक लिखी थी, या द जर्नल थ्योरी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी के रचयिता कौन है और ये कब लिखी गई। तो इस प्रकार बहुत तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपने ध्यान रखना 1936 में केन्स ने लिखी थी द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट मनी। इस बुक में इन्होंने समष्टिगत को महत्व दिया था। इसमें पूरा का पूर्ण रूप से समष्टिगत शास्त्र पर बताया गया था कि समष्टिगत शास्त्र है, व्यष्टिगत के बाद पहली बार इसमें समष्टिगत शास्त्र को महत्व दिया गया और इसी का अध्ययन किया गया। जो आधुनिक अर्थशास्त्री पूछा जाए आपको कौन से हैं जिन्होंने इसका पक्ष लिया हुए थे आपके आधुनिक अर्थशास्त्री, एक तो हिग्स है, हैंसन है और गार्डनर है। ये तीन अर्थशास्त्री महत्व हैं जिन्होंने इनके समर्थन में आए। तो अब हम बात करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाद ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है हमारी, ये शब्द कहां से आया, कैसे बनाया, क्यों कहते हैं इसको। देखिए स्टूडेंट्स, हम बेसिकली जैसे भी मैंने शायद ये आपको पहले चैप्टर में बताया था कि समष्टिगत अर्थशास्त्र है, इसको हम अंग्रेजी में मैक्रो के नाम से जानते हैं। और मैक्रो ग्रीक भाषा का एक शब्द है मैक्रोज, इससे लिया गया है। जो इंग्लिश का मैक्रो शब्द है वो ग्रीक भाषा मैक्रोज से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है लार्ज, लार्ज यानी बड़ा, लार्ज जो है ना बड़ा, विस्तृत। जैसे कि हम पहले में मैक्रो लिया था, उससे पहले दो भाग नहीं होने का एक ही होती थी हमारे इकोनॉमिक्स, दो होने के बाद बड़ा और छोटा के हिसाब से हमने दो को बांटा, इसको लिया गया। इसके बाद जो आपका समष्टिगत अर्थशास्त्र का पता लगे आपको कहां से आया, किस शब्द से, ग्रीक भाषा थी वो, कौन सी भाषा से लिया गया, ग्रीक भाषा से लिया गया, मैक्रो से लिया गया जिसका अर्थ बड़ा होता है, मैक्रो इस प्रकार इसको कहा गया। और इसमें हम व्यक्तिगत इकाई के बजाय सामूहिक इकाइयों, सामूहिक इकाइयों का अध्ययन करती है। ये जो हमारी सामूहिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है इसमें सारा का सारा। अब हम चलते हैं समष्टिगत शास्त्र का क्षेत्र क्या है। तो समष्टिगत शास्त्र के क्षेत्र यानी हमारा कहाँ कौन कौन से क्षेत्र क्या क्या क्रियाकलाप है, तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में लिख लेते हैं। समष्टिगत अर्थशास्त्र का क्षेत्र, इसको स्कोप भी कह सकते हैं आप। इसके स्कोप क्या है, इसके स्कोप है आपके नंबर पहला राष्ट्रीय आय। तो स्टूडेंट सबसे पहला तो यही है कि जो हमारा समष्टिगत शास्त्र है वह पूरे देश की राष्ट्रीय आय का अध्ययन करता है, जबकि हम समष्टिगत शास्त्र में प्रत्येक इकाई, एक फर्म, एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता की आय व्यय का खर्च करते, हिसाब किताब लगाते थे, उनकी समस्याओं का अध्ययन करते थे, उनकी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते थे। यहां पर हम पूरे देश की आर्थिक क्रियाओं और समस्याओं का अध्ययन करेंगे। नंबर 2, रोजगार का सिद्धांत। रोजगार की समस्या वह सारे देश की समस्या होती है, एक किसी पर्सनल व्यक्ति की समस्या नहीं होती। एक व्यक्ति रोजगार भी हो सकता है, बेरोजगार भी हो सकता है, अलग अलग होता है। लेकिन जब हम पूरे देश का अध्ययन कर रहे हैं तो पूरे देश में हम रोजगार को कितने लोगों के पास है, कितना है, कितने लोग किस पॉलिसी से प्रभावित होंगे, किनको रोजगार, कितना उत्पादन किया जा रहा है, किस उत्पादन से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, यह सारा का सारा अध्ययन हम एक समष्टिगत या सामूहिक इकाई में करेंगे। तो इसलिए हमें रोजगार का सिद्धांत भी इसके अंदर अध्ययन आएगा। इसके बाद आता है मुद्रा का सिद्धांत। स्टूडेंट्स, मुद्रा, करेंसी आज के युग में वो पहले था वस्तु विनिमय,
युग उसमें इसका कोई महत्व नहीं था, लेकिन आज के युग में इसका बड़ा महत्व है, जो कि मैंने 10th क्लास में आपको बताया भी था। तो लेकिन अब हम ज्यादा डिटेल में जाते हुए इतने बताएंगे कि मुद्रा है, मुद्रा से संबंधित जितने भी, क्योंकि मुद्रा का एक ऐसा है वो पूरे राष्ट्र से संबंधित होती है, किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष आदमी से नहीं। मुद्रा कहाँ छपती है, कौन छापता है, किसको उसका अधिकार है, कैसे आई, इसकी पूर्ति कैसे होती है, इसकी पूर्ति कौन करता है, ये सारे के सारे समस्याएं आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन हम मुद्रा के सिद्धांत के अंदर करेंगे। अगला सामान्य कीमत सिद्धांत। स्टूडेंट, पिछले सेमेस्टर के अर्थशास्त्र में आपने कीमत सिद्धांत पढ़ा था, लेकिन यह मैंने इसके साथ में एक सामान्य शब्द लगाया है, जिसका मतलब आता है सामान्य कीमत एक की नहीं, पूरे मार्केट में, पूरे बाजार में क्या कीमत है उसकी बात है। किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष आदमी के लिए इसका हमने प्रयोग नहीं किया। तो इसमें हम जो मांग, कुल पूर्ति के कारण, कुल मांग कुल पूर्ति के कारण जो कीमत निर्धारित होती है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे इसमें, कि ये दोनों शक्तियां मिलकर के किस प्रकार अपनी कीमत को बढ़ाती हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, क्योंकि इनका हम अध्ययन है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। इनका अध्ययन डिटेल से हम अगले चैप्टरों में, आने वाले चैप्टरों में करेंगे। और इसके अगला जो हमारा 5वां पॉइंट है वो आपका है आर्थिक विकास। स्टूडेंट्स, देश का आर्थिक विकास भी एक समष्टिगत, पूरी देश की समष्टि है, वह एक ऐसी धारणा जो समष्टिगत धारणा है। आर्थिक विकास किसी एक व्यक्ति को लेकर हम आर्थिक देश का कितना आर्थिक विकास, तो इसलिए राष्ट्रीय अवधारणा बड़ी सामूहिक इकाई, सामूहिक क्रियाओं और सामूहिकता का आर्थिक क्रियाओं और समस्याओं का अध्ययन करती है पूरे राष्ट्र का, इसलिए इसको हम इस पे अध्ययन करेंगे। और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है और लास्ट छठा, 6 नंबर 6 पॉइंट, ये 3 था, ये 2 था, ये 1 था। इसके बाद छठा पॉइंट आपका अंतरराष्ट्रीय सतह पर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। अंतरराष्ट्रीय, एक राष्ट्र हमेशा आत्मनिर्भर नहीं होता, दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी लेने के लिए, दूसरे लोगों से खाद्य पदार्थ लेने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए, क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन के कारण विश्व इतना छोटा हो गया, जो अपने तक सीमित न रहकर दूसरे देशों के साथ काफी गहरे और व्यापारिक संबंध हो गए हैं। इसलिए आज की अर्थव्यवस्था में व्यापार का यह अत्यंत आवश्यक है, आपका अत्यंत आवश्यक है ये, क्योंकि इसमें जो अर्थव्यवस्था हमारी माइक्रो है, उसमें हम दूसरे देशों के साथ जो हमारा व्यापार है, भुगतान, शेष भुगतान, व्यापार, सब ये बातें की सारी बातें हम, कि उन किस देश के साथ हमारा कितना लेन देन है, कि हमारे लिए आयात क्या है, निर्यात क्या है, सारी की सारी क्रियाएं हम इस चैप्टर के अंदर आगे आने वाले समय में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, आज के पार्ट 1 वीडियो में इतना ही काफी रहेगा। आप इस बच को ध्यान से पढ़ना और पढ़ के आप पाठ को तैयार करना, और इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन, जो पहले लेसन में छोटे छोटे क्वेश्चन काफी आपके प्रश्न में पुटअप होते हैं, तो इसको आपने बड़े ध्यान पूर्वक करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप पढ़ते रहिए, करते रहिए, बढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जीवन में सफलता को हासिल करें। इन्हीं उम्मीद के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।